हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं सुधीर चौधरी, आप देख रहे हैं सुधीर की बुलेटिन। ये है वो मंच जहां सच की आवाज कभी दबती नहीं, जहां हर खबर को मिलता है उसका असली रूप। भारत एक देश नहीं, एक सोच है जो हर मुश्किल में हिम्मत ढूंढता है और हर चुनौती को जीत में बदल देता है। और इसी बदलती दुनिया में अमेरिका की ताकत, रूस की रणनीति, चीन की तेजी, सब कुछ यहां मिलेगा। सबसे पहले सबसे सटीक, तो तैयार हो जाइए क्योंकि यहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि बनाई जाती। यह है सुधीर की बुलेटिन। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद हुई दूसरी कैबिनेट की बैठक में राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिली है। कैबिनेट ने कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगाई, जिसमें सबसे अहम फैसला सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते यानी डा में 5% की बढ़ोतरी करना है। बिहार सरकार ने छठे केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की है। 252% की जगह अब 257% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 की तारीख से प्रभावी होगी। इस फैसले से राज्य सरकार के सरकारी कर्मियों, पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। इस संबंध में कैबिनेट ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते में वृद्धि के अलावा कुल 18 अन्य महत्वपूर्ण सरकारी एजेंडों पर भी निर्णय लिया गया। सामाजिक तार बैठक में विभाग के पुनर्गठन और कार्यकुशलता बढ़ाने से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए, जिनमें 3 नए विभागों का गठन प्रमुख है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि जिन नए विभागों के गठन को मंजूरी दी गई है, उनमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमानन विभाग शामिल हैं। नए विभागों के गठन के साथ 3 मौजूदा विभागों के नाम भी बदले गए। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम अब डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग होगा। श्रम संसाधन विभाग को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के नाम से जाना जाएगा, जबकि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का नया नाम कला एवं संस्कृति विभाग कर दिया गया है। अमेरिका में H-1B और H-4 वीजा धारकों के लिए जल्द लागू होने वाली नई सोशल मीडिया चेक पॉलिसी ने भारतीय IT प्रोफेशनल्स और उनके परिवारों की मुश्किलें पहले से ही बढ़ा दी हैं। अमेरिकी विदेश विभाग DOS ने 15 दिसंबर 2025 से सभी H-1B वीजा एप्लीकेंट्स और उनके H-4 आश्रितों, पति पत्नी व बच्चे पर अनिवार्य सोशल मीडिया स्क्रीनिंग लागू करने का फैसला किया है। इस कदम के बाद देश भर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों में कई हजार कोरों को कैसा दो रिस्पाट में देश में गरमारी की बार में मुमार की कैसा के तार के कई बार में अपॉइंटमेंट्स रद्द कर दी गई हैं और नए इंटरव्यू महीनों तक स्थगित कर दिए गए हैं। इमिग्रेशन वकीलों के अनुसार हैदराबाद और चेन्नई जैसे प्रमुख भारतीय वाणिज्य दूतावासों में दिसंबर के मध्य से अंत तक निर्धारित कई इंटरव्यू कैंसिल कर दिए गए हैं। कई मामलों में इनको अगले साल मार्च तक के लिए टाल दिया गया है। इस बदलाव से प्रभावित लोगों में नए जॉब लेने वाले पेशेवर, शादी में शामिल होने आए परिवार या सर्दियों के मौसम में अपने माता पिता को अमेरिका छोड़ने आए लोग शामिल हैं। वकीलों का कहना है कि सोशल मीडिया स्क्रीनिंग के चलते अमेरिकी दूतावास अब प्रतिदिन कम लोगों के इंटरव्यू कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ कि पूर्व निर्धारित अपॉइंटमेंट्स अचानक रद्द हो गई। नई गाइडलाइन के अनुसार सभी H-1B व उनके आश्रितों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को पब्लिक करना अनिवार्य है ताकि अधिकारी उनकी ऑनलाइन गतिविधियों की जांच कर सकें। उत्तरी दिल्ली के वजीरपुर इलाके में पुलिस ने छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में पुराने नोट जब्त किए हैं। कई करोड़ के नोट चलन से बाहर हो चुके हैं। पुलिस ने बताया कि अवैध कैश की आवाजाही के बारे में गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई। दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की और 500 तथा 1 रुपए के पुराने नोटों से भरे कई बैग बरामद किए, जिन्हें नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद अमान्य घोषित कर दिया गया था। इस मामले में PPWPIA की एक छापेमारी टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस सूत्र ने कहा कि नोटों से भरे बैग ले जा रहे कई लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया। कथित तौर पर नकदी ले जाने के लिए इस्तेमाल किए गए 2 वाहनों को भी जब्त कर लिया गया। एक अधिकारी ने कहा, हम नकदी कहां से आई और इसमें शामिल नेटवर्क का पता लगाने के लिए हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। मामले की जांच जारी है। पुलिस ने पुराने नोट रखने के आरोप में जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है,
उनमें से 3 दिल्ली के रहने वाले हैं और एक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी है। 22 साल का हर्ष रोहिणी के सेक्टर 25 का रहने वाला है। वहीं दूसरा आरोपी टेकचंद भी रोहिणी के सेक्टर 25 का ही रहने वाला है। उसकी उम्र 39 साल है। तीसरा आरोपी लक्ष्य 28 साल का है। वह दिल्ली के ब्रिजपुरी का रहने वाला है। चौथा आरोपी विपिन कुमार 38 साल का है। वह मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर नगर का रहने वाला है। हालांकि वह फिलहाल शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 के पास फिरोज शाह रोड किनारे बने एक सर्वेंट क्वार्टर में रह रहा था। पीएम मोदी के पास आज इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया। दोनों नेताओं के बीच फोन पर तमाम मुद्दों के ऊपर बात हुई, जिसमें आतंकवाद भी शामिल है। मिली जानकारी के मुताबिक आज के शामिल दोनों नेताओं ने भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी में जारी प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है और पारस्परिक लाभ के लिए इन संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। फोन पर दोनों नेताओं ने आतंकवाद पर भी चर्चा की और उसकी निंदा करके हुए आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के अपने दृष्टिकोण को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। पीएम मोदी ने गाजा शांति योजना के जल्द कार्यान्वयन सहित क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के प्रयासों के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने संपर्क में रहने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं के बीच अक्टूबर में भी फोन पर बात हुई थी। दरअसल पीएम मोदी ने नेतन्याहू को फोन किया था और गाजा शांति योजना के लिए अपनी बधाई दी थी। पीएम मोदी का फोन उठाने के लिए नेतन्याहू ने अपनी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक को भी कुछ देर के लिए टाला था। बता दें कि हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान पुतिन के साथ भी पीएम मोदी की घनिष्ठता सामने आई थी। इसी तरह पीएम मोदी की नेतन्याहू के साथ भी घनिष्ठता तमाम मौकों पर सामने आ चुकी है। पीएम मोदी की छवि तमाम को बोली कि घनिष्ठता सामने आई थी। पीएम मोदी की छविता इंटरनेशनल नेता की बन चुकी है। भारत का डाक विभाग देश के नागरिकों की जरूरतों के आधार पर कई तरह की बचत योजनाएं चला रहा है। पोस्ट ऑफिस में टीडी, आरडी, एमआईएस, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना के अलावा और भी कई तरह के खाते खोले जाते हैं। आज हम यहां आपको पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताएंगे जिसमें निवेश करने पर आपको हर महीने गारंटी के साथ 5,550 रुपए का फिक्स ब्याज मिलेगा। ब्याज का यह पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आएगा, जिसे आप चाहें तो खाते में ही रख सकते हैं या जरूरत पड़ने पर निकाल भी सकते हैं। जी हां, हम पोस्ट ऑफिस की मिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस की मिस स्कीम में सिर्फ एक बार एकमुश्त निवेश करना होता है, जिसके बाद आपके बैंक खाते में हर महीने ब्याज का फिक्स पैसा आना शुरू हो जाता है। पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों को मंथली इनकम स्कीम पर अभी 7.4% का सालाना ब्याज दे रहा है। पोस्ट ऑफिस की स्कीम में आप सिर्फ 1,000 रुपये से भी खाता खुलवा सकते हैं। इस स्कीम के तहत सिंगल अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा 9 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं, जबकि जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 15 लाख रुपए जमा करने की लिमिट है। जॉइंट खाते में ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को शामिल कर सकते हैं। डाकघर की एमआईएस स्कीम में खाता खुलवाते ही आपके खाते में हर महीने ब्याज के पैसे आने लगते हैं। यह स्कीम 5 साल में मैच्योर हो जाती है। मैच्योरिटी पर आपके एमआईएस खाते में जमा सारे पैसे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। मंथली इनकम स्कीम में खाता खुलवाने के लिए आपके पास पोस्ट ऑफिस का ही बचत खाता यानी सेविंग्स अकाउंट होना जरूरी है। अगर आप डाकघर की मंथली इनकम स्कीम में 9 लाख रुपए का एकमुश्त निवेश करते हैं तो आपको 5 साल तक हर महीने 5,550 रुपए का फिक्स ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति अचानक क्यों पैदा हुई, यात्रियों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि एयरपोर्ट पर फंसे हुए यात्रियों को संभालने और परेशानी रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। फ्लाइट में रुकावट पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा कि यात्रियों को मुआवजा देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। आप यह कैसे पक्का कर रहे हैं कि एयरलाइन स्टाफ जिम्मेदारी से पेश आए। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ परेशानी का नहीं है, इसमें आर्थिक नुकसान और सिस्टम की नाकामी भी शामिल है। हाई कोर्ट ने हवाई किराए में तेजी से बढ़ोतरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले 5,000 रुपये में मिलने वाले टिकट अब बढ़कर 30-35 हजार रुपये हो गए हैं। बेंच ने पूछा, अगर कोई संकट होगा तो दूसरी एयरलाइंस को फायदा उठाने की इजाजत कैसे दी जा सकती थी। किराया 35,000, 39,000 तक कैसे पहुंच सकता है।
दूसरी एयरलाइंस इतनी रकम कैसे चार्ज करना शुरू कर सकती हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? कोर्ट के सवाल पर एएसएस चेतन शर्मा ने जरूरी डॉक्यूमेंट्स का जिक्र करते हुए कहा कि कानूनी सिस्टम पूरी तरह से लागू है। चेतन शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि केंद्र लंबे समय से एफडीटीएल को लागू करने का लक्ष्य बना रहा था, लेकिन एयरलाइन ने सिंगल जज के सामने जुलाई और नवंबर के फेज के लिए एक्सटेंशन मांगा था। एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि यह पहली बार है जब मिनिस्ट्री ने दखल दिया है। हमने किराए की लिमिट तय कर दी है। यह लिमिट अपने आप में एक सख्त रेगुलेटरी एक्शन है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को वेनेजुएला का एक तेल टैंकर जब्त करा दिया है। इससे वेनेजुएला भड़क उठा है। राष्ट्रपति मादुरो ने दांत तोड़ने तक की धमकी दे डाली है। इसके बाद अमेरिका और वेनेजुएला में युद्ध जैसे हालात बनने लगे हैं। ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास एक तेल टैंकर जब्त किया है। बता दें कि इस व्यापारिक जहाज पर नियंत्रण लेने के लिए अमेरिकी बलों का उपयोग बेहद असामान्य है और यह ट्रंप प्रशासन की मादुरो पर दबाव बढ़ाने की नवीनतम कोशिश को चिन्हित करता है, जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका में नार्को आतंकवाद का आरोप लगाया गया है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर दबाव बनाने के लिए इस क्षेत्र में सबसे बड़ी सैन्य उपस्थिति दर्ज कराई है, जो कि पिछले कई दशकों में सर्वाधिक है। इसके अलावा अमेरिकी बलों ने कैरेबियन सागर तथा पूर्वी प्रशांत महासागर में कथित ड्रग तस्करी वाली नावों पर एक श्रृंखला की घातक स्ट्राइक की है। हालिया कार्रवाई के बाद ट्रंप ने कहा, हमने अभी वेनेजुएला के तट पर एक टैंकर जब्त किया है, एक बड़ा टैंकर, बहुत बड़ा, वास्तव में अब तक का सबसे बड़ा जब्त किया गया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को बताया कि यह बहुत अच्छे कारण से जब्त किया गया। हालांकि ट्रंप ने अतिरिक्त विवरण नहीं दिए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में बड़ी ही हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। जिले के कोठी कस्बे में पथरी का ऑपरेशन करवाने के बाद महिला की मौत हो गई है। जानकारी सामने आई है कि अवैध तरीके से क्लिनिक चला रहे चाचा भतीजे ने कथित तौर पर यूट्यूब वीडियो देखकर महिला का पथरी का ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के कुछ ही समय बाद महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है और बताया है कि मामले में आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यह घटना कोठी थाना क्षेत्र के ग्राम डफरापुर मजरे सैदनपुर से सामने आई है। दरअसल तह बहादुर रावत की पत्नी मुनिशरा रावत को पथरी की समस्या थी, जिसके बाद बीते 5 दिसंबर को उन्हें इलाज के लिए श्री दामोदर औषधालय कोठी में ले जाया गया था। इस क्लिनिक के संचालक ज्ञान प्रकाश मिश्र ने महिला के पेट में दर्द का कारण पथरी को बताया और सलाह दी कि ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। क्लिनिक के संचालक ने ऑपरेशन का खर्च 25,000 रुपये का बताया था। महिला के पति ने ऑपरेशन से पहले 20,000 रुपये जमा कर दिए थे। पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महिला के पति ने शिकायत में आरोप लगाया है कि झोला छाप डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्र नशे में था और उसने यूट्यूब पर वीडियो देखकर उसकी पत्नी का ऑपरेशन शुरू कर दिया। झोला छाप डॉक्टर ने नशे में महिला के पेट में गहरे चीरे लगा दिए और कई नसें काट दी। ऑपरेशन के अगले ही दिन महिला की मौत हो गई। पति ने आरोप लगाया है कि ज्ञान प्रकाश मिश्र का भतीजा विवेक कुमार मिश्र यूपी के रायबरेली में आयुर्वेदिक अस्पताल में सरकारी कर्मचारी के तौर पर काम करता है। इसी की आड़ में कई वर्षों से अवैध क्लिनिक को चलाया जा रहा है। देरों के